Good morning students, class 10, subject history. Today I am going to teach you chapter 1, the rise of nationalism in Europe. The starting of this chapter you can see a figure that is prepared by Frederick Suro in 1848. This picture shows us the dream of Frederick Suro about the nation and democracy. That time, democracy is not so much popular. All over the world, monarchy and monarch are existing. पूरी दुनिया में राजतंत्र था, साम्राज्य था, कोई राष्ट्र नहीं था, नेशन नहीं था। नेशन का निर्माण, जैसा कि आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप था, पहला कदम पूरी दुनिया में फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट के लिए। नेशन किसी टेरिटरी को नहीं कहा जाता। नेशन इज ए इमोशनल वर्ड, यह एक भावनात्मक शब्द है जो किसी भी क्षेत्र के में रहने वाली नागरिक, उसकी परंपरा, उसका कल्चर, उसका अतीत, एक कॉमन पास्ट हो उनका, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से, धार्मिक रूप से, यदि एक सूत्र में बंधे हो, यदि वो अपने को एक राष्ट्र का निवासी मानते हो, तो उस तरह के क्षेत्र को और वहाँ के निवासियों को राष्ट्र का नागरिक या नेशन का सिटीजन माना जाता है। 18वीं शताब्दी में दुनिया में कोई नेशन नहीं था, सभी साम्राज्य थे और एक साम्राज्य में कई राष्ट्र छिपे हुए थे। यानी एक कोई बड़ा साम्राज्य होता था, उसमें अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स के लोग रहते थे और वह किसी एक डायनेस्टिक रूलर द्वारा चलाया जाता था। साम्राज्य के अंदर राष्ट्र था, लेकिन राष्ट्र का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। इसकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से हुई। ये फिगर 1848 में फ्रेडरिक सूरो ने बनाई थी, जिसमें उसने पूरे दुनिया में राष्ट्र की परिकल्पना की थी। उस समय तक राष्ट्र कहीं बना नहीं था, लेकिन उसने अपने फिगर में एक राष्ट्र की परिकल्पना की थी। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का है। अमेरिका इस धरती पर साम्राज्यवाद से मुक्त होने वाला पहला देश था और इसलिए उसने अपने देश में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया। उसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी का चित्र फ्रेडरिक सूरो ने उसमें दिखाया है, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों के नागरिकों को उस स्टैचू की तरफ आते हुए दिखाया गया है। इसमें नीचे फिगर के बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि जितने भी मोनार्क थे, जितने भी राजशाही थी, राजतंत्र था, वो सारे राजतंत्र जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। यानी सूरो की ये कल्पना थी कि एक न एक दिन दुनिया से राजतंत्र खत्म होगा, नागरिकों को अपने अधिकार मिलेंगे और अपने अधिकार और अपने इच्छा के अनुसार प्रत्येक नागरिक एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपने को देखेगा, न कि किसी एम्पायर, किसी साम्राज्य के सब्जेक्ट के रूप में। क्योंकि 1848 के पहले 1789 में जब फर्स्ट रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ, उसके पहले सिटीजन क्या होता है, नेशन क्या होता है, इसके बारे में दुनिया को कुछ पता नहीं था। और
फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही ये रास्ता दिखाया कि एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है और एक राष्ट्र के नागरिक कैसे बन सकते हैं। आप इस फिगर में देख रहे हैं, दिखाया गया है, फ्रेडरिक सूरो ने दिखाया है कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये एक फीमेल फिगर है, महिला के रूप में उसको चित्रित किया गया है और वह अपने एक हाथ में मशाल लिए हुए है और एक हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मानव के अधिकारों का चार्टर लिए हुए है, यानी मनुष्य को अधिकार देने की बात करता है, राजशाही की समाप्ति की बात करता है और एक नेशन के रूप में उभरने की बात करता है। इसमें आप आगे देखेंगे कि जर्मनी और इटली, ये दो देश के जो नागरिक हैं वो रेड और ब्लैक और गोल्डन फ्लैग लेके आगे आगे चल रहे हैं। उस समय तक यानी 1848 तक न जर्मनी एक नेशन के रूप में उभरा था और न इटली, दोनों छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और वे छोटे छोटे जितने भी टुकड़े थे उन सभी क्षेत्र में एक इंडिपेंडेंट मोनार्क, एक राजा शासन करता था। लेकिन पूरे जर्मन क्षेत्र में रहने वाले नागरिक अपने को जर्मन मानते थे और जर्मन राष्ट्र के नागरिक मानते थे, लेकिन अलग अलग राजाओं के अधीन होने के कारण एक राष्ट्र के रूप में जर्मनी की पहचान नहीं बन रही थी। तो उस पिक्चर में जर्मनी को और इटली को भी एक राष्ट्र के रूप में उभरने का स्वप्न फ्रेडरिक सूरो ने देखा था। जर्मन पीपुल जो है उनके पीछे ऑस्ट्रिया, सिसिली के दोनों गणराज्य, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रसिया, इन सबों को दिखाया गया है। उसके ऊपर इस पिक्चर के ऊपर में आप देखेंगे कि स्वर्ग का चित्र दिखाया गया है, हेवंस, जहां से क्राइस्ट, सेंट और एंजल्स ये सभी अपनी ब्लेसिंग, अपनी शुभकामना, अपना आशीर्वाद उस क्रांति को दे रहे हैं, ये चित्र में दिखाया गया। तो सबसे पहले आइडिया ऑफ नेशन दुनिया में राष्ट्र की विचारधारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही आई। इसका जो पार्ट 1 है उसको आप देखेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसमें दो पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही है। फिगर 2 में देखिए, द कवर ऑफ जर्मन एलिमेंट डिजाइन्ड बाय द जर्नलिस्ट एंड्रेस रॉगमैन इन 1798। किसी देश का कोई ना कोई एक प्रतीक होना चाहिए, कोई ना कोई एक सिंबल होना चाहिए जिस सिंबल से उस देश को पहचाना जा सके। सबसे फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का सामने आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। 1789 के पहले फ्रांस अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क, वहां का जो शासक था वह कोई भी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं चाहता था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन सॉवरेंटी को मोनार्की से ट्रांसफर करके फ्रेंच सिटीजन के पास ले आए। आप याद कीजिए पिछले क्लास को, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो गया और देश की सारी शक्तियां, एक नया संविधान बनाया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में उसको कन्वर्ट कर दिया गया एब्सोल्यूट मोनार्की के जगह पर। और उसी समय इस बात को प्रदर्शित करने के लिए, इस बात को शो करने के लिए कि फ्रांस अब एक साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा बल्कि अब वह एक नेशन स्टेट बन गया है, तो सबसे पहले राष्ट्र को मानवीकरण किया गया, मानवीय रूप में उसको प्रदर्शित किया गया। जैसे हम लोग अपने राष्ट्र भारत को भारत माता कहते हैं, एक माँ के चित्र के रूप में उसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई दुनिया में, कि राष्ट्र को, देश को एक मानव के रूप में चित्रित किया गया, लेकिन वह मदरलैंड नहीं था। जैसे आज हम मदरलैंड कहते हैं मातृभूमि को, अपने राष्ट्र को, लेकिन फ्रांस में जो आइडिया सबसे पहले आया था
उसमें कहा गया था द आइडियाज ऑफ ले पैट्री, ये फ्रांस के भाषा में है, जिसका मतलब होता है फादरलैंड। और उसके बाद आइडिया आया सिटीजन का, यानी एक ऐसा राष्ट्र, फादरलैंड कहने का मतलब कि मेरे पिता इसी देश में रहते थे, ये हमारे पिता की भूमि है, यानी हम उस देश के नागरिक हैं, इस आधार पर उसको फादरलैंड कहा गया। आगे चल के यही फादरलैंड आज का मदरलैंड है, मातृभूमि है, लेकिन इसकी बिगिनिंग फादरलैंड से हुई। और सिटीजन के बारे में ये कॉन्सेप्ट कहा गया कि द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी राष्ट्र के वो सभी नागरिक हुए, सभी समुदाय जो एक समान अधिकार उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन मिला हो, यानी राष्ट्र का एक संविधान हो और देश के सारे नागरिकों वो सारे अधिकार उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिए गए हों। अब जैसे कि राष्ट्र की पहचान की बात आती है, तो सबसे पहले राष्ट्र के पहचान के लिए नेशनल फ्लैग का आइडिया फ्रांस में ही आया। और एक न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर, हमारे देश का भी नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है और फ्रांस का भी नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जब राष्ट्र ही नहीं था तो राष्ट्र का कोई पहचान नहीं था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब राष्ट्र की परिकल्पना सामने आई तो राष्ट्र की पहचान के रूप में उसका एक झंडा बनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। उसके बाद बदलाव क्या हुए, जो स्टेट जनरल था, राजतंत्र के समय डिसीजन करने वाली जो बॉडी थी उसका नाम था स्टेट जनरल। लेकिन जब फ्रांस कन्वर्ट इनटू ए नेशन फ्रॉम ए मोनार्क, the state generals also convert from state general to national assembly। नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सभा, जिसको हम लोग अपने देश में अभी पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहे, तो उसका नाम नेशनल असेंबली हो गया। पहले जो मोनार्क के समय जो स्टेट था, स्टेट जनरल, वहाँ राजा के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, मोनार्क किंग के रिप्रेजेंटेटिव थे, नागरिकों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। लेकिन जब 1791 में फ्रांस में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे एक राष्ट्र के सेवा के प्रति समर्पित होने के लिए शपथ लिया जाता है, ओथ लेने की प्रक्रिया भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में ही सबसे पहले शुरू हुई। आज भी आप अपने देश में देखते हैं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या कोई भी व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जाता है वह अपने पद का शपथ ग्रहण करता है। तो यह जो विचारधारा है कि एक राष्ट्र के प्रति अपने को समर्पित करने के लिए या राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक शपथ लेने की परिपाटी, एक शपथ लेने की प्लानिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही शुरू हुई। साथ ही साथ नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, जैसे हमारे देश का राष्ट्रगान है जनगण मन, ठीक उसी तरह फ्रांस के क्रांतिकारी क्रांति के समय में जो गीत गाते थे जिसको मार्शलीज कहा जाता था, उसी मार्शलीज को फ्रेंच का नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया गया। यानी क्रांतिकारी क्रांति में नागरिकों के अंदर जोश भरने के लिए जिस क्रांतिकारी गीत को गाते थे, जब फ्रांस का नया संविधान बना तो उस गीत को ही नेशनल एंथम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये सारी चीजें नई थी। जब साम्राज्य, पूरी दुनिया साम्राज्य में डिवाइड थी तो इस तरह की कोई आइडियोलॉजी नहीं था, न कोई मदरलैंड या फादरलैंड का आइडियोलॉजी था, न कोई सिटीजन का आइडियोलॉजी था, न कोई नेशनल फ्लैग था, न कोई नेशनल एंथम था। ये सारी चीजें आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुई। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जगह पर यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए सभी नागरिकों के लिए, और सभी एक ऐसे कानून के अंतर्गत सभी नागरिकों को लाया गया
जिसको आज के डेमोक्रेटिक युग में हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून का शासन। ये रूल ऑफ लॉ की शुरुआत भी सबसे पहले फ्रांस से ही की गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो दिस was the certain changes occurred after the French Revolution. The ideology of nation and the idea of nationalism is spread all over the world after the French Revolution. Once the Chancellor of Austria, Metternich, said, "When France sneezed, all Europe catches cold." इसका मतलब है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ लेती है। ये मेटरनिक ने कहा था। उसका कहने का तात्पर्य था, कहने का उसका मतलब ये था कि फ्रांस में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का प्रभाव पूरे यूरोप पे दिखलाई पड़ता है। और ठीक वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ। फ्रांस जब दुनिया के मानचित्र पर एक नेशन के रूप में उभरा तो उसके प्रभाव से दूसरे देशों में भी, जर्मनी, हॉलैंड, इटली, ब्रिटेन, इन सब देशों में भी नेशनलिज्म की भावना आगे आई। और उस नेशनलिज्म की भावना के कारण आज यूरोप एक नेशन स्टेट के कॉन्टिनेंट के रूप में हमारे सामने है, जहां यूरोप महादेश में अलग अलग सॉवरेन नेशन, संप्रभु राष्ट्र का अस्तित्व दिखाई देता है। यहां तक पहुंचने के लिए फ्रांस और सभी यूरोपीय देशों को काफी कुछ नए तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ा। जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथेम के साथ ही हर राष्ट्र अपना एक नेशनल लैंग्वेज भी डिक्लेयर किया। यानी चूंकि जब तक वह साम्राज्य का हिस्सा था तब तक किसी राष्ट्र की कोई अपनी भाषा की आइडेंटिटी नहीं थी, उनका लैंग्वेज का पहचान नहीं था। जब राष्ट्र के रूप में उभरा तो नेशन के साथ साथ नेशनल लैंग्वेज का भी इम्पोर्टेंस बढ़ा। और एक जो देश में जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी या ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती थी, उसको नेशनल लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो ये फर्स्ट टॉपिक्स में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन में यही बातें बताई गई है। आप इसको पूरा रीडिंग निश्चित रूप से करेंगे। जो इसमें मेन चीजें हैं जो इस टॉपिक्स में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, उन सारी चीजों को हमने बताया है इसमें। लेकिन जैसे कि आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा है, थोड़ा सा उसको रिकॉल कीजिए। 9 क्लास के चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें आपने पढ़ा था कि 1804 में 1802 में नेपोलियन बिकेम द एम्पेरर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन फ्रांस का शासक बना। तो इतिहासकारों का ये कहना है कि उसमें लिखा भी गया है कि नेपोलियन जब एम्पेरर बना तो वह पहले की तरह रूलर नहीं था। ये क्लियरफाई होना चाहिए। मोनार्की में, राजतंत्र में जिस तरह के रूलर होते थे, नेपोलियन वैसा रूलर नहीं था। इसीलिए एक मोनार्क होते हुए भी नेपोलियन पॉपुलैरिटी के आधार पर फ्रांस का शासक बना था। फ्रांस की जनता नेपोलियन की लोकप्रियता से प्रभावित होकर के, जनता की इच्छा से ही वह फ्रांस का सम्राट बना था। इसलिए उसने अपने शासनकाल में जनता के हितों का जितना ध्यान रखा, इसलिए नेपोलियन को एक मोनार्क होते हुए भी, एक राजशाही का सपोर्टर होते हुए भी, फ्रांस में डेमोक्रेसी को लाने वाला एक अग्रदूत या एक फ्रंट लीडर के रूप में जाना जाता है। नेपोलियन ने तो ऐसे टेरिटोरियल विक्ट्री में फ्रांस की सीमाओं को यूरोप के तमाम देशों की सीमाओं से बड़ा कर दिया, लेकिन उसके विक्ट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इतिहास में उसके द्वारा किए गए रिफॉर्म्स से मिलता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स जो नेपोलियन का था वह था सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 का कॉमन सिविल कोड।
जिसको कि नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। नेपोलियनिक कोड आने से पहले फ्रांस में सैकड़ों तरह के कानून थे। फ्रांस में अलग अलग कम्युनिटी थी, सभी कम्युनिटी के अलग अलग कानून थे। पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में मेजरमेंट का यूनिट भी अलग अलग था। उनका जो राइट था, सिटीजन राइट, वो भी अलग अलग था। नेपोलियन ने पूरे फ्रांस को एक सूत्र में बांधने के लिए, पूरे देश के लिए एक कॉमन सिविल कोड, एक समान कानून बनवाया, जिसे नेपोलियनिक कोड कहते हैं। नेपोलियन स्वयं भी कहता था कि लोग उसे उसके विक्ट्री के लिए याद नहीं रखेंगे, लेकिन इतिहास उसे नेपोलियनिक कोड के लिए जरूर याद रखा। तो नेपोलियनिक कोड का महत्व सिर्फ फ्रांस के लिए ही नहीं है। उसने, नेपोलियन ने एक रास्ता दिखाया कि कोई भी नेशन, कोई भी राष्ट्र तभी एस्टेब्लिश्ड रह सकता है जब उस देश के सारे नागरिकों को एक समान उसको अधिकार दिया जाए और सारे नागरिकों को रूल ऑफ लॉ के नीचे लाया जाए, कानून का शासन। राजतंत्र के समय राजाओं का शासन होता था, लेकिन रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी इज नोन अबाउट द रूल ऑफ लॉ। लोकतंत्र को कानून के शासन के रूप में जाना जाता है। तो इस रूल ऑफ लॉ की शुरुआत नेपोलियनिक कोड है। इसका महत्व है कि रूल ऑफ लॉ की बिगिनिंग यह करवाया। नेपोलियनिक कोड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। इसको अच्छे तरीके से नेपोलियनिक कोड का अध्ययन करके, बुक भी है और उसको हमने समझाया भी है कि किस तरीके से उसने ये लागू किया। जितने भी फ्रांस, सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, नेपोलियन के समय में फ्रांस के अधीन जितने भी टेरिटरी यूरोप के थे, उन सबों में नेपोलियनिक कोड को लागू किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया नेपोलियन ने, ताकि प्रशासन चलाने में सुविधा हो। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। किसानों को सर्फडम से मुक्ति दिला दी। सर्फडम जो है मेडाइवल हिस्ट्री में या मध्यकालीन यूरोप में किसानों को एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह जमींदारों के अधीन रखा जाता था। इसी पॉलिसी को सर्फडम कहा जाता था। तो ये जो किसानों का या मजदूरों का शोषण करने वाला जो ये कानून था, इसको भी नेपोलियन ने खत्म कर दिया। और सभी जो मैनोरियल ड्यूज थे, यानी राजा का बकाया जो किसानों के पास था, वो सारे बकाया को, मैनोरियल ड्यूज को उसने समाप्त कर दिया। शहर में जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे, व्यापारियों का एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसको गिल्ड कहा जाता था। तो उसमें रिस्ट्रिक्शन ये था कि एक गिल्ड दूसरे गिल्ड से ट्रेड नहीं कर सकता है, व्यापार नहीं कर सकता, उसको अपने ही गिल्ड के अंदर व्यापार करना होता था। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नेपोलियन ने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी लाया, संपत्ति का अधिकार व्यक्तिगत। पहले जो भी संपत्ति होती थी वो राजा की या चर्च की संपत्ति मानी जाती थी। इस सिस्टम को खत्म करके राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार नागरिकों को देने का कानून भी नेपोलियन ने अपने सुधार में लाया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया। पीजेंट, आर्टिसंस, वर्कर्स, ये सभी लोगों को एक नई तरह की आज़ादी दी गई। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो थे, उन लोगों को के लिए भी यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम स्थापित किया गया। एक कॉमन नेशनल करेंसी बनाया गया। करेंसी, जैसे आज आप देख रहे हैं कि हर देश की अपनी करेंसी होती है। जैसे अमेरिका का डॉलर है, ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग है, अपने देश का रुपया है। तो इस तरह का प्रत्येक देश का अपना एक स्पेशल करेंसी होना चाहिए। इसकी शुरुआत भी फ्रांस से हुई और इसकी शुरुआत करने वाला था नेपोलियन, जिसने पूरे देश के लिए एक नेशनल करेंसी का सुधार लाया। आप दाहिने तरफ के फिगर में देख सकते हैं कि हालांकि ये जो नेपोलियन द्वारा लाए गए रिफॉर्म थे, ये ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि दूसरे देशों में, फ्रांस के बाहर जब नेपोलियन ने ये सिस्टम लागू किया तो उन देशों को लगा कि नेपोलियन ने भले ही हमें एब्सोल्यूट मोनार्की से फ्री कर दिया है, लेकिन इसके बाद लगता है कि हमें फ्रांस के अधीन ही रहना होगा। इसलिए धीरे धीरे
मिलान, मेंज, वार्सा, ब्रुसेल्स, ये सब जो राष्ट्र थे वहाँ नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों को आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन फ्रांस में जो रिफॉर्म नेपोलियन ने लाए थे वो रिफॉर्म सही तरीके से लागू रहे और इसका श्रेय पूरे फ्रांस को एक यूनिफाइड नेशन के रूप में स्थापित करने की शुरुआत नेपोलियन के रिजीम में उसका फाउंडेशन तो 1789 में हुआ, लेकिन नेपोलियन ने इस काम को आगे बढ़ाया और फ्रांस एक सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ता चला गया। बस इतना तक आज, और फिर दूसरे क्लास में